Manu Nagoria, tutor of NTUGC NET English, and today we are going to discuss about the Indian literature. ठीक है, तो इंडियन लिटरेचर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेट्स के परस्पेक्टिव से। अगर आप नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो काफ़ी इंडियन लिटरेचर के जो हैं, इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे, है ना। जैसा कि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था 2024 साइकिल का, तो उसका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो गया है। और आपने देखा है कि काफ़ी जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई है ना। तो हाई इसलिए गई है क्योंकि पेपर जो था वो इजी था एज़ कम्पेयर टू अदर शिफ्ट्स। ठीक है, जो लास्ट जो PYQs हुए, लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उससे काफ़ी इजी था। तो इसलिए काफ़ी लोगों ने जितने मोस्टली स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था सब ने 90 से ऊपर ही क्रॉस किए थे, है ना। 90 क्वेश्चन से ऊपर ही क्वेश्चंस उनके करेक्ट गए थे। 90 जो था उनका लास्ट था। 90 मिनिमम सबके, ज़्यादातर लोगों की 90 क्वेश्चन करेक्ट थे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एग्ज़ाम इजी था, तो इसीलिए जो कट ऑफ थी वो हाई गई थी। तो इस वाले जो दिसंबर में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस NTA ने पूछे थे इंडियन लिटरेचर से। ठीक है, तो उसमें इंडियन लिटरेचर में कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे अभी जो हुआ है, जिसका अभी दिसंबर इसमें 2024 है ना। तो मान लीजिए 20 से 22 क्वेश्चंस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। आपके 40 से लेके 42 समथिंग, ये अगर आप इनको सही करते हैं तो आपको 40 समथिंग मार्क्स जो है इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इंडियन लिटरेचर को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको जो इंडियन लिटरेचर के जो भी पोइट्स थे, है ना, राइटर्स थे, है ना, नोवेलिस्ट्स थे, उनके बारे में मैंने शॉर्ट आपको बताया था। और उनके जो फेमस वर्क है जिसमें मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप कौन सा इम्पोर्टेंट है, किसको सरफेस लेवल से पढ़ना है और किसको डीप लेवल से पढ़ना है ना। तो आज हम राजा राव को डिस्कस करेंगे। ठीक है, राजा राव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, राजा राव जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार इनसे जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, इस पॉइंट से काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया। ये इंडियन राइटर है। ठीक है, राजा राव वॉज बोर्न इन 1982 एंड डाइड इन 2006। ठीक है, राजा राव वॉज एन इंडियन राइटर। ठीक है, इंडियन राइटर थे। बोर्न इन विलेज हसारा इन मैसूर में जन्म हुआ था। बिलोंग टू द ऑर्थोडॉक्स इंडियन ब्राह्मण फैमिली। किससे थे? इंडियन ब्राह्मण फैमिली से ये बिलोंग करते थे। और उनके जो फादर थे प्रोफेसर इन हैदराबाद। ठीक है, तो उनके जो फादर थे वो प्रोफेसर थे हैदराबाद में। ठीक है, ये तो एक छोटा सा इनका क्या हो गया, इनकी बायोग्राफी हो गई। ठीक है, हैव रिसीव्ड अर्ली एजुकेशन इन हैदराबाद। ठीक है, ही वेंट टू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। फिर वो कहाँ गए थे? वो आ गए थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन के करने के लिए कहाँ गए थे राजा राव? तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आ गए थे, है ना। देयर ही केम इन द कॉन्टेक्ट विद प्रोफेसर डिकिंसन, है ना। उसके बाद ये किसके कॉन्टेक्ट में आए थे? प्रोफेसर डिकिंसन के कॉन्टेक्ट में आए थे। वो इंस्पायर्ड हिम टू स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, और उन्होंने इंस्पायर किया था कि तुम जो है फ्रेंच लैंग्वेज में स्टडी करो। ही रिसीव्ड PhD एट द यूनिवर्सिटी ऑफ Sorbonne under the professor of कैजमैन। ठीक है, ही लिव्ड द सेवरल ईयर्स इन फ्रांस में काफ़ी साल ये रहे थे। देयर ही मैरिड एन अमेरिकन एक्ट्रेस। ठीक है, और वहीं पर इन्होंने एक अमेरिकन एक्ट्रेस से, जिसका नाम था कैथरीन। ठीक है, कैथरीन से इन्होंने शादी कर ली। इन 1940 ही रिटर्न टू इंडिया। 1940 में ये इंडिया वापस आ गए थे एंड वेंट बनारस। ठीक है, इन सर्च ऑफ अ गुरु। देयर ही मेट अ ग्रेट वेदांतिक स्कॉलर स्वामी विवेकानंद। ठीक है, फिर उसके बाद एक किससे मिले थे? एक वेदांतिक स्कॉलर स्वामी आलमनंद,
है ना, सॉरी विवेकानंद आलमनंद से इनकी मुलाकात हुई थी, हु बिकेम हिज गुरु, जो कि उनके बाद में गुरु बन गए थे, गाइड हिम एंड एडवाइजर, ठीक है, जो उनके गाइड भी थे और एक सलाहकार मतलब एडवाइजर भी उनकी थी। तो उन्होंने क्या ही रोट सेवरल नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने काफ़ी जो है नोवेल्स लिखी हैं और शॉर्ट स्टोरीज भी राजा राव ने लिखी हैं। हिज वर्क्स आर डीपली रूटेड इन मेटाफिजिक्स, द सर्पेंट एंड द रेप, ठीक है, सर्पेंट एंड द होप, ये इनका क्या है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, किसका, राजा राव का, याद रखिएगा, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, विच वन इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल बाय राजा राव। इस तरीके से ये PYQ भी है ना, ये पूछा गया है कि राजा राव का सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल कौन सा लिखा था उन्होंने, तो याद रखिएगा द सर्पेंट एंड द रोप, ठीक है, ये recounting a such spiritual truth in Europe and India, established him as one of the finest Indian prose stylists and won him the साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1964, ठीक है, 1964 में उन्होंने क्या मिल गया था, उनको किस चीज़ से सम्मानित किया गया था, साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको 1964 में मिल गया था। अब हम बात करते हैं, ये जो मेन चीज़ थी, जो मेन बायोग्राफी आपको जाननी ही चाहिए थी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने आपको इसमें डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं इनकी फिक्शंस की, ठीक है, जो इन्होंने क्या क्या नोवेल्स लिखे थे। तो सबसे पहले जो है देखिए, नोवेल्स जो है वो क्रोनोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ तो इसको आप क्रोनोलॉजी वाइज ही याद रखिएगा, ठीक है, क्रोनोलॉजी अभी पूछा गया था, है ना, और हमेशा पूछा जाता है, जो एनटीए का फेवरेट वो जो रहता है ना, क्या जो जिस तरीके से एनटीए जो है क्वेश्चंस को फॉर्म करता है, जो क्वेश्चंस बनाता है, उसमें क्रोनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एनटीए के फेवरेट है, ठीक है, तो आप इनकी क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले इन्होंने लिखा था कांथापुरा, which was published in 1938, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कांथापुरा which was written in 1938, पब्लिश 1938 में हुआ था। द सर्पेंट एंड द रोप, ये क्या था, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, अभी आपको बताया था ना, which was published in 1960, एंड द कैट एंड द शेक्सपियर, और इसका सब टाइटल क्या है, अ टेल ऑफ इंडिया, पूछा गया, याद रखिएगा इसको, ठीक है, महाराष्ट्र सेट, और काफ़ी सेट, ये नहीं है कि नेट में ही पूछा गया, सेट के एग्जामों में भी पूछा जाता है ना, द कैट एंड द शेक्सपियर, है ना, इसका सब टाइटल बताइए, तो अ टेल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा इसके सब टाइटल को, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1965, कॉम्रेड किलोरो, ठीक है, which was published in 1976, The Chess Master and His Moves, which was published in 1988, है ना। अब बात करते हैं इनकी स्टोरी कलेक्शन, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन क्या थे, द काव ऑफ द मार्केट, है ना, याद रखिएगा, द काव ऑफ द मार्केट, which was published in 1947, ठीक है, 1947 में क्या हुआ था, क्या हुआ था 1947 में, 1947 में इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था, है ना, तो ये याद रखिएगा। द पुलिसमैन एंड द रोज, है ना, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1978, ऑन द गंगा घाट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। फिक्शंस की बात करते हैं तो चेंजिंग इंडिया, है ना, चेंजिंग इंडिया, ये इनका नॉन फिक्शन था। नॉन फिक्शन मतलब क्या होता है, नॉन फिक्शन क्या होता है, नॉन फिक्शन होता है प्रोज, ठीक है, प्रोज वर्क विच इज ऑल्सो नोन एज द नॉन फिक्शन, ओके। Changing India, ठीक है, Changing India, an anthology which was published in 1939, and Tomorrow which was published in 1943 और 1941, इसके बीच में ये पब्लिश हुआ था। With India, ना, With India 1948, The Meaning of India, then is The Great Indian Way, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, A Life of महात्मा गांधी, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका, ये
ये जो सब टाइटल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, है ना। द ग्रेट इंडियन वे का सब टाइटल क्या है? लाइफ ऑफ महात्मा गांधी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1998। ओके, अब बात करते हैं मुल्क राज आनंद की, है ना। मुल्क राज आनंद को किससे कंपेयर किया जाता है, आपको पता है? मुल्क राज आनंद को कंपेयर किससे किया जाता है? विक्टोरियन एज के जो फेमस नोवेलिस्टिस्ट थे, है ना, चार्ल्स डिकेंस, है ना। चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज के टाइम पर थे इंग्लिश लिटरेचर में, है ना। लेकिन इंडिया में मुल्क राज आनंद को चार्ल्स डिकेंस ही बोला। क्या बोला? चार्ल्स डिकेंस। इंडिया में बोला था चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस इंडिया में किसको बोला जाता है? मुल्क राज आनंद को, याद रखिएगा, ठीक है। born in English, born an Indian English writer. He was the born in Peshawar, British India, studied in खालसा कॉलेज अमृतसर एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। आनंद वेल नोन फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द poorer castes in the traditional Indian society. He is admired for his novels, है ना। एडमायर किससे थे? हिज नोवेल्स से एंड शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। एक्वायर्ड स्टेटस बीइंग क्लासिकल वर्क ऑफ मॉडर्न। इनका जो है बायोग्राफी शॉर्ट में ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा डीपली इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने जो नोवेल्स लिखी थी, जो शॉर्ट स्टोरीज जो लिखी थी, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना। आप उनको स्किप नहीं कर सकते और स्किप करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, है ना। क्योंकि मुल्क राज आनंद से जो है काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। PYQs भी काफ़ी बार मैं आपको बता दूंगी कि PYQs काफ़ी रिपीट होते हैं मुल्क राज आनंद से। इससे अनटचेबल है ना, और काफ़ी सारे इनके नोवेल्स हैं उनसे, है ना। तो देखिए इधर में आते हैं हिज फर्स्ट, देखिए हिज फर्स्ट मेन नोवेल अनटचेबल, है ना। अनटचेबल का मतलब जो छुआछूत, है ना। छुआछूत के बारे में इन्होंने इस नोवेल में बताया कि किस तरीके से जाति प्रथा जो होती है ना, जाति प्रथा, है ना, छुआछूत वाला जो सिस्टम होता है वो सारा इन्होंने अपनी अनटचेबल इस नोवेल में शो किया है, ठीक है ना। अनटचेबल कास्ट दिख रहा है ना। अनटचेबल वॉज अ चिलिंग एक्सपोज ऑफ द डे, है ना। इन्होंने एक्सपोज किया है कि किस तरीके से, है ना, लाइफ ऑफ अ मेंबर ऑफ इंडियाज अनटचेबल कास्ट, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में बताया कि उनको किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उनको सहन करनी पड़ती थी, है ना, क्या क्या चीज़ें वो टॉलरेट करते थे अपने कास्ट की वजह से। जो अनटचेबिलिटी थी, है ना, जो चीज़ें वहाँ इंडिया में होती थी, तो इन्होंने अपनी जो अनटचेबिलिटी थी और जो कास्ट सिस्टम था, इस तरीके से इन्होंने अनटचेबल में, इनकी अनटचेबल नोवेल में इन्होंने शो किया है ना। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एक शॉर्ट स्टोरी है, मैं आपको यहीं डिस्कस करती हूँ। इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ सिंगल डे का ही एक मतलब एक 24 घंटे का इसमें बताया गया है। इन द लाइफ ऑफ भाका। इसका कौन होता है हीरो कौन होता है अनटचेबल का? भाका वॉज अ प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द अनटचेबल, है ना। अ टॉयलेट क्लीनर, ठीक है, टॉयलेट क्लीनर होता है टॉयलेट को साफ करने वाला, हु एक्सीडेंटली बम्प्स इनटू अ मेंबर ऑफ हायर कास्ट, ठीक है। दिस सिंपल बुक वॉज वाइडली अक्लेम्ड एंड आनंद वॉन द रेपुटेशन ऑफ द बीइंग इंडियाज चार्ल्स डिकेंस। इसी वजह से, इस नोवेल की वजह से इंडिया में जो है क्या हुआ था, इंडिया में मुल्क राज आनंद को चार्ल्स डिकेंस से कंपेयर किया था। मतलब चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज में आपने चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स पढ़े होंगे, है ना। चार्ल्स डिकेंस का आपने डेविड कोपरफील्ड या आप लिटिल नेल को ले लीजिए, है ना, या आप काफ़ी सारे उनके जो नोवेल्स हैं डेविड कोपरफील्ड और टेल ऑफ टू सिटीज़, ना, एक और भी उनके सारे काफ़ी नोवेल्स हैं, है ना। तो उसमें क्या चीज़ थी, उसमें भी चार्ल्स डिकेंस और मुल्क राज आनंद जो हैं, इनकी सेम चीज़ जो है वो सेम थीम दिखेगी आपको। इन्होंने भी
चार्ल्स डिकेंस ने भी पुअर के बारे में बताया था, अनटचेबिलिटी के बारे में उस अपने नोवेल्स में शो किया था कि विक्टोरियन सोसाइटी में किस तरीके पुअर्स के साथ कैसा बिहेवियर किया जाता था, है ना, कि पुअर्स की वहाँ पे क्या कंडीशन थी विक्टोरियन सोसाइटी में। सेम इसी तरह, है ना, इसी तरह सेम मुल्कराज आनंद ने जो है वो इंडिया के बारे में बताया था कि इंडिया में जो है वो किस तरीके से, है ना, किस तरीके से पुअर लोगों के साथ क्या कंडीशन किया करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर भी किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो पुअर और रिच के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था किस तरीके से इंडिया में होता था, वो उन्होंने इस नोवेल में शो करी थी। जब ये अनटचेबल नोवेल मुल्कराज आनंद ने लिखी थी तो तभी उसी की वजह से इनको चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया इनको बोला गया था, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस और मुल्कराज आनंद के सेम ही वर्क्स, मतलब थीम जो थी वो सेम थी, है ना, पुअर को लेकर, है ना, पुअर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को आप देखेंगे, वो सारी चीज़ें आप चार्ल्स डिकेंस के वर्क पढ़ेंगे और अनटचेबल पढ़ेंगे, मुल्कराज आनंद के जो वर्क्स पढ़ेंगे आपको एक ही थीम दिखेगी, वहाँ पर भी सेम चीज़ उन्होंने यूज़ किया है, थीम यूज़ किया है चार्ल्स डिकेंस ने, और मुल्कराज आनंद ने भी ये वही सेम चीज़ वहाँ पर थीम को यूज़ किया है, ठीक है। अब बात करते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक वॉज रिटन बाय हुम, हिज फ्रेंड E.M. फॉस्टर, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, है ना, कि इसका जो अनटचेबल का जो इंट्रोडक्शन था वो किसने लिखा था, तो वो इनके फ्रेंड ने लिखा था, E.M. फॉस्टर, है ना, E.M. फॉस्टर ने, E.M. फॉस्टर, E.M. फॉस्टर ने ये लिखा था। E.M. फॉस्टर ने कौन सा वर्क लिखा था, याद है आपको? E.M. फॉस्टर ने, ठीक है, E.M. फॉस्टर ने अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया, है ना, है ना, अ पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर ने लिखा था, और इसका इंट्रोडक्शन अनटचेबल का किसने लिखा था, E.M. फॉस्टर ने लिखा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट थी वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। अब बात करते हैं इनके वर्क्स की, कि इनके कौन कौन से वर्क्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनको साहित्य अकेडमी कब मिला था। ही वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971 में साहित्य अकेडमी से मुल्कराज आनंद को सम्मानित किया गया था। ही वॉज अ रेसिपिएंट ऑफ द सिविलियन ऑर्डर ऑफ द पद्म भूषण, ठीक है। अब इधर आते हैं वर्क्स पर, है ना। क्रोनोलॉजी याद रखिए, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रोनोलॉजी याद ही रखनी है, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट वर्क अनटचेबल विच वॉज पब्लिश्ड इन 1935, डेनिस कुली। जो मैं आपको बताऊं कि कौन सा आपको सरफेस लेवल में पढ़ना है और कौन सा आपको डीप लेवल में पढ़ना है, उसको अनटचेबल जो है, अनटचेबल को पब्लिश डेट याद रखनी है, डीप लेवल में पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, कुली पढ़ना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टू लाइफ्स एंड द वर्ड, ये भी पढ़ना है, लेकिन सरफेस लेवल से आप इसको पढ़ सकते हैं, डीप लेवल में इसको पढ़ने की नीड नहीं है ना। द विलेज, इसको भी सरफेस लेवल में, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, दिस इज ऑल्सो, है ना। ये सारे सबको मतलब आप, है ना, सरफेस लेवल से पढ़ सकते हैं, डीप लेवल की ज़रूरत इसमें नहीं है। लेकिन अनटचेबल और कुली को डीप में पढ़ना है, डीप में पढ़ना है इसको, ठीक है, डीप लेवल में इसको आपको
पूरी जो स्टोरी है मुगल की वो आपको पढ़नी है ना। और इन सब के जो है नाम आपको याद रखने हैं। द प्राइवेट ऑफ लाइफ ऑफ इंडियन, इसके जो टाइटल हैं वो आपको याद रखने हैं। द रोड, फिर द गोल्डन ब्रेथ है ना, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, द कामकला, होमेज टू खजुराहो, सेवन समर्स याद रखना है। मॉर्निंग फेस है ना, मॉर्निंग फेस इसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कन्वर्सेशन इन ब्लूम्सबरी, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड, आई थिंक इसके लिए भी इनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड इसके लिए भी इनको मिला था, याद रखिएगा सबसे पहले है ना। इसको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड इसको मिला था है ना। अब बात करते हैं तोरू दत्त की है ना। तोरू दत्त भी इम्पोर्टेंट है, और लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तोरू दत्त इम्पोर्टेंट है, इसके जो इन्होंने जो ये पोइट थी और फर्स्ट इंडियन फीमेल पोइट थी ये इंडिया की, ठीक है। तो इनके कुछ पोइट्रीज हैं वो आपको याद रखनी है। तोरू दत्त वॉज born in 1856 and died in 1877, ठीक है। ये इनका लाइफ टाइम डेथ पीरियड था कि कब इनके जन्म हुआ था, कब इनकी डेथ हुई थी है ना। तो दैट वॉज अ इंडियन पोइटिस, इंडियन पोइटिस थी, वॉज बॉर्न इन कैलकाटा, कैलकाटा में इनका जन्म हुआ था। केम फ्रॉम फैमिली वेयर द एजुकेशन आर्ट एंड लिंग्विस्टिक, ठीक है, were encouraged. Her father was a linguistic himself, है ना, linguistic himself, who published some poems in his lifetime. तो that as well as was Bengali, है ना, कोलकाता से बंगाली, फ्रेंच एंड इंग्लिश ये चीज़ें आती थी। कंपोज द पोम आर कॉजरा ट्री, ठीक है, आर कॉजरा ट्री इन्होंने ये लिखा था। किसने लिखा था, किसने लिखा था? तोरू दत्त ने आर कॉजरा ट्री लिखा था। ये इन्होंने इसमें अपने चाइल्डहुड की जो मेमोरीज थी उसमें इन्होंने इसमें बताया आर कैजुअल ट्री में, ठीक है। विच बिकेम अ सिंबल ऑफ आवर चाइल्डहुड, देखिए है ना, ये देखिए मैंने अभी आपको जैसे बोला था कि चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में इन्होंने आर कैजुअल ट्री में डिस्कस किया है। चाइल्डहुड मेमोरीज के इसके अंदर इन्होंने शो किया है। शी पर्सोनिफाइड द कैजुअल ट्री विद द एक्सेस ऑफ हर डैड सिबलिंग्स, है ना, किसको पर्सोनिफाइड करती हैं ये कैजुअल ट्री को, उनकी डेड सिबलिंग्स के लिए, है ना, उनके बहन भाइयों की जो जिनकी डेथ हुई तो उनको ये पर्सोनिफाइड करते, होपिंग द प्रिजर्व देयर मेमोरीज। तो हर पोम है ना, हर बुक अ सीव ग्लैंड इन फ्रेंच फील्ड, है ना, ये भी इनका एक वर्क है ना, इसको याद रखिएगा। ये पोम है, वॉज अ कंप्लीशन ऑफ ट्रांसलेटेड फ्रेंच पोम, ठीक है, फ्रेंच पोम में ये ट्रांसलेट किया गया है। शी हैड बीन वर्किंग विद हिज हर सिस्टर अलॉन्ग विद द पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सीडेंट। ये जो है काफ़ी टाइम तक जी नहीं थी ये 17 आप ये ऊपर इनका लाइफ टाइम दिया, लाइफ पीरियड दिया गया है, इसके हिसाब से लगा सकते हैं कि ज़्यादा टाइम तक नहीं जीती, 17-18 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो सबसे पहली जो है कंसिडर इनको इंडियन पोइट्स कंसिडर किया जाता है, और सबसे पहले इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, फीमेल पोइट्स थी, ठीक है। ये इनके वर्क्स हैं, बस इतना ठीक था। लेकिन उनके वर्क्स के बारे में थोड़ा सा हम इधर देखेंगे। वर्क्स एंशिएंट बैलेड और लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान, सिर्फ टाइटल याद रखने हैं, और क्या क्या आपको इनके बारे कौन सा पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ ना। ये भी पढ़ना है ना, ये पढ़ना है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि डीप लेवल में पढ़ा, थोड़ा सा आप सिर्फ इस लेवल से इसको पढ़ सकते हैं, है ना। द शीफ ग्लैंड इन फ्रेंच फील्ड्स, इसको भी पढ़ सकते हैं। पिनाका द यंग स्पेनिश मेडन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आर कैजुअल ट्री, है ना, आर कैजुअल ट्री ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं अब मनोहर मालवणकर की, ना। मनोहर मालवणकर जो थे वो भी एक इंडियन राइटर थे, जिनका जन्म 1930 है ना, 1913 में हुआ था, और डेथ उनकी कब हुई थी तो 2010 में, ठीक है।
ही वॉज इंडियन सिविल सर्वेंट थे एंड एज वेल एज ही वॉज अ राइटर. ही वॉज बोर्न इन बैंगलोर. ओके, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? बैंगलोर. ही वॉज बोर्न इन बैंगलोर एंड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, है ना. तो इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की थी? मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इन्होंने अपनी कंप्लीट ग्रेजुएशन किया था. ठीक है. ही जॉइन द आर्मी, है ना, एंड रोज टू द रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट कॉर्नियल, द रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस एट द एज ऑफ 39, है ना. तो लेफ्टिनेंट कॉर्नियल जो थे वो इस पोस्ट से ये रिटायर हुए थे एट द एज ऑफ विच 39 की उम्र में इस पोस्ट से इनको रिटायरमेंट मिल गया था आर्मी के अंदर. ठीक है. हिज नोवेल्स हैव द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, है ना. देखिए इनके नोवेल्स में आपको क्या मिलेगा? इनका बैकग्राउंड जो होगा इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पर इनके नोवेल्स में आपको ये चीज़ें देखेंगे. इट इज़ द रिजल्ट विच बोथ द सोशल द हिस्ट्रिकल विद एडवेंचर एज अ स्पीड. तो ये सारी चीज़ें आपको दिखने को इनके नोवेल्स में मिलेंगी. अब बैंड, a band in the Ganges. A band in the Ganges is an example for this. It describes the result of partition. किस तरीके से इसमें इन्होंने दिखा गया पार्टीशन को. ठीक है. आर के नारायण, है ना, आर के नारायण कॉल्ड मनोहर एज हिज फेवरेट इंडियन नोवेलिस्ट. ठीक है. आर के नारायण ने कहा था कि ये मेरे जो हैं फेवरेट थे. किसको? मनोहर मालवणकर को आर के नारायण ने अपना फेवरेट बताया था. नोवेलिस्ट, फेवरेट नोवेलिस्ट उन्होंने बताया था. इन इंग्लिश मलूंगा इज अ नोटेबल फॉर हिज वर्क्स मिलिट्री थ्रिलर्स, ना, क्योंकि वो आर्मी में थे. हिस्ट्रिकल नोवेल्स के बारे में भी, एडवेंचर्स फिक्शंस के बारे में भी उन्होंने काफ़ी लिखा था, है ना. अब बात करते हैं इनके वर्क्स की, है ना. इस मेजर वर्क्स include the man who killed Gandhi, है ना, who killed Gandhi. ये इनका वर्क है. A band in the Ganges. This is very important. You just have to read in the deep level, है. ठीक है. डीप लेवल में इसको पढ़ना है. स्पाई इन अंबर, है ना. सिर्फ सब टाइटल याद रखिएगा. सरफेस लेवल में थोड़ा सा हो सके तो पढ़ लीजिए, लेकिन टाइटल इसका याद रखिएगा, है ना. पढ़ने की इसको इतनी ज़्यादा नीड नहीं है. कॉम एट द शेडोज सब याद रखिएगा ना. द गार्लैंड कीपर्स इसको पढ़ सकते हैं, है ना. इसको पढ़िएगा, लेकिन सरफेस लेवल में, ज़्यादा डीप में इसको पढ़ने की नीड नहीं है. ठीक है. द सी हॉक, है ना. द सी हॉक, सैलिमा, द प्रिंस एंड द कैक्टस कंट्री, डिस्टेंट ड्रम इसको पढ़ने की ज़रूरत है ना. ये इंपॉर्टेंट है. डिस्टेंट ड्रम इसको पढ़िएगा. बहुत इंपॉर्टेंट. डिस्टेंट ड्रम इसको पढ़ेगा. बैंडिकोट रन, है ना. नहीं, सिर्फ सब टाइटल जो है, इसका टाइटल जो है, टाइटल याद रखना है आपको. ठीक है. ये रहे इनके वर्क्स, ये याद रखिएगा. और इसमें क्रोनोलॉजी भी आ सकती है, लेकिन आप क्रोनोलॉजी इनका सबका याद रखिएगा. जो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जिस जिस राइटर्स के बारे में, कोई इसके बारे में जो जो बता रही हूँ, पोइट्स के बारे में ना, नोवेलिस्ट के बारे में बता रही हूँ, उनके टाइटल और उनकी क्रोनोलॉजी उसको याद रखिएगा, क्योंकि वो आना ही आना है ना. वर्क्स है इनके. द सी हॉक, इसका सब टाइटल है द लाइफ बैटल ऑफ कम्बोजी अंग्रेज, है ना. द लाइफ एंड बैटल ऑफ कम्बोजी अंग्रेज. डिस्टेंट ड्रम मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा इसको, ये पढ़ना है. आ कॉम्बैट ऑफ शैडोज ये भी पढ़ना, ये नहीं पढ़ना. द प्रिंसेस ओनली टाइटल. ठीक है. अब बैंड इन द गंगेज, है ना, ये पढ़ना है. डीप लेवल में इसको पढ़ना है. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है. स्पाई इन अंबर सरफेस लेवल में, नॉट डीप लेवल. ठीक है. द डेविल्स फील्ड सरफेस टाइटल, है ना. बैंडिकोट रन सब टाइटल, है ना. शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो अ टेलर ऑफ टेल्स, द गार्लैंड कीपर्स, कैक्टस कंट्री, अ टोस्ट इन द वाइन इन यूनिफॉर्म, बॉम्बे यूएस टाइटल. डोंट गो विद द डीप लेवल. अब बात करते हैं खुशवंत सिंह की, है ना.
खुशवंत सिंह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मुल्क राज आनंद और आर के नारायण थे, उसी तरह ही खुशवंत सिंह इस टाइम पर बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार PYQ भी इनसे पूछे गए हैं, इनके वर्क से, है ना। तो 1950 में जो है इनका जन्म हुआ था और 2014 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, खुशवंत सिंह की, है ना। इंडियन ऑथर थे, लॉयर, जर्नलिस्ट एंड डिप्लोमेट, ये सारे इनके पास ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें थी। ही वॉज बोर्न इन हरदेली, नाउ इन पाकिस्तान, है ना। हरदेली कहाँ पे थी? पाकिस्तान में, है ना। जब इनका जन्म हुआ था, जब कहा था, जब इंडिया में ही था, लेकिन 1947 में जब जो पार्टीशन हो गया था इंडिया का और हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का, है ना, तो ये कहाँ पहुँच गए, तो जो हरदेली जो एक टाउन था या शहर मान लो, ये नाम की जो जगह थी वो पाकिस्तान में मिल रही थी, है ना, जो कि अब कहाँ पर है, जो कि अब पाकिस्तान के अंदर, है ना, है। गवर्नमेंट कॉलेज से ही एजुकेशन उन्होंने ली थी, एट किंग्स कॉलेज एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बाद में गए थे प्रैक्टिस लॉ, किसके लिए गए थे? लॉ की प्रैक्टिस के लिए, बिफोर द जॉइनिंग द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन 1947। बिगिन अ डिस्टिंग्विश्ड कैरियर एज अ जर्नलिस्ट, है ना। अपना कैसे जो इन्होंने कैरियर थे कैसे स्टार्ट किया था, क्या करके कैसे किया था, जर्नलिस्ट से, है ना, जर्नलिस्ट से अच्छा, विद ऑल द रेडियो इन 1951, इसमें इन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो में, ठीक है ना। तो ये छोटा सा इनका बायोग्राफी था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनकी वर्क्स के बारे में हम देखते हैं कि वर्क्स इनकी कौन कौन इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़नी है ना। तो मैं आपको और कौन सा डीप लेवल में पढ़ना है, कौन सा सरफेस लेवल में पढ़ना है। वर्क्स द मार्क ऑफ विष्णु एंड द अदर स्टोरी, सिर्फ टाइटल याद रखने की नीड है। डीप लेवल में आपको इसको नहीं पढ़ना है। द हिस्ट्री ऑफ 6 टाइटल, सिर्फ टाइटल याद रखने की ज़रूरत है। ट्रेन टू पाकिस्तान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, पढ़ना ही पढ़ना है, इसको स्किप नहीं कर सकते। और इसका पब्लिश्ड ईयर याद रखना ही रखना है, पब्लिश्ड इन 1956। द वॉइस ऑफ गॉड एंड अदर स्टोरीज 1957। आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल्स, पढ़ सकते हैं, सरफेस लेवल में इसको पढ़ना है, ठीक है। द सिख टुडे, ऑल द टाइटल। द फॉल ऑफ द किंगडम ऑफ पंजाब, सिर्फ टाइटल, गद्दार और फर्स्ट अमन रेवोल्यूशन, ब्राइड ऑफ साहिब, एंड ये स्टोरीज है। ब्लैक जैस्मीन, है ना, दहलिया नोवेल, है ना, द कंपनी ऑफ वुमेन, है ना, नॉट अ नाइस मैन टू नो, दिस इज ऑल्सो सिर्फ टाइटल। वुमेन एंड मैन, है ना, वुमेन एंड मैन इन माई लाइफ, सिर्फ टाइटल याद रखना है, पढ़ना नहीं है, सिर्फ टाइटल याद रखिएगा इसका, ठीक है। लव एंड लिटिल मेलिस, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी, लव एंड लिटिल मेलिस ऑटोबायोग्राफी है ना। सनसेट क्लब, सनसेट क्लब को पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा सनसेट क्लब को, है ना। एक बार इसको सरफेस लेवल से इसको पढ़ लीजिएगा, डीप लेवल में इसको पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। और देयर इज नो गॉड, सिर्फ टाइटल, है ना। सैक्स स्कॉच, है ना, एंड स्कॉलरशिप टाइटल। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसको पढ़ लीजिएगा, ये वाला इसको पढ़ना है ना। द स्ट्रेन सक्सेस मंत्र, है ना, अलाउ फिनलैंड, सब टाइटल, नो नीड टू रीड दिस। ट्रेन टू पाकिस्तान, है ना, थोड़ा सा एक शॉर्ट जो है समरी मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर हम वाइंड अप करेंगे आज के सेशन को, ओके। सो ट्रेन टू पाकिस्तान इज अ हॉरिंग टेल, कंट्री डिवाइड बाय रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिफरेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो पार्टीशन के बारे में इसमें शो करता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, है ना, जब बंटवारा हुआ था, तो उसके बारे में ये उस टाइम की ही ये स्टोरी है, ये नोवेल के बारे में था। पॉलिटिकल डिफरेंस के बारे में, द नैरेटिव टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल पार्टीशन ऑफ इंडिया
हिस्ट्रिकल पार्टीशन के टाइम का ही इसमें टाइम लिया गया है, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था 1947 में, है ना, जब हुआ था उसी के बारे में इसमें बताया गया क्या क्या चीज़ें जो हुई थी उस टाइम पर, है ना। कितने लोग यहाँ रह गए थे इंडिया में, कितने लोग वहाँ पहुँच गए थे, आधों की फैमिली यहाँ रह गई थी, आधे की फैमिली वहाँ रह गई थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई कि वहाँ उस टाइम पर किस तरीके से कंडीशन हुई थी, है ना, लोगों की किस तरीके से उस टाइम पर कंडीशन हुई थी जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, जब बंटवारा हुआ था। Summer in 1947, which is considered one of the bloodiest times of India's country's history। बहुत ही ज़्यादा खून खराबा और सारी चीज़ें किस तरीके बहुत ही इंडियन हिस्ट्री में जो थी वे ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो करनी है। दिस डिवीज़न ऑफ इंडिया, द डिवीज़न ऑफ इंडिया टू सेपरेट स्टेट, है ना, सेपरेट स्टेट बनाया गया था जब पार्टीशन हुआ था, कॉज अ नेशनल वाइड सेटलमेंट, है ना। Thus the dividing the previously single country into a Hindu and India and a Muslim Pakistan। और नाम क्या दिया गया था, हिंदू, जो इंडिया के अंदर रह गया था वो क्या बन गए थे, हिंदू, है ना, हिंदुस्तान, क्या नाम दिया ना, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में क्या था, इंडियन, और जो पाकिस्तान में क्या थे, मुस्लिम। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में अब मुस्लिम नहीं है, पाकिस्तान में हिंदू नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे मुस्लिम्स हैं और पाकिस्तान के अंदर अभी भी काफ़ी जो हिंदू अभी भी हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर नाम देते कि हिंदू जो थे इंडिया में हिंदू रह गए थे, ज़्यादातर हिंदू रह गए थे, और जो पाकिस्तान में थे वो ज़्यादातर मुस्लिम्स पहुँच गए थे ना, जब डिवाइड हुआ था तो उसको विच डिवाइडिंग द रिजल्ट विद द डिवीजन of the country of the basis of the belief system, है ना। Singh's narrative marks how entire families are made to abandon their lives and uproot themselves to the religion, their lives based on religious allegiance of the ensure safety and survival, है ना। religious, है ना, धर्म की जो एलिगेंस जैसे लगे थे वहाँ पर, है ना। मुस्लिम और हिंदू के बीच में जो हुआ, तो तुम हिंदू हो या तुम मुस्लिम हो, इस तरीके से रिलीजियस धर्म के ऊपर ये सारी जो चीज़ हुई थी वो धर्म के ऊपर हुई थी, है ना। तो आपस में हिंदू जो मुस्लिम थे उन्होंने झगड़ा कर लिया था और उन्हीं की वजह से, है ना, उन्हीं की वजह से जो है इंडिया का डिवीज़न हो गया था, किसमें, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। पूरा क्या था, ये पूरा एक इंडिया था, है ना। ये जो हिंदुस्तान था ना, पहले कोई पाकिस्तान नहीं था, सिर्फ भारत था, भारत था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, जब जो है पाकिस्तान बन गया था, इंडिया का ही पार्ट है पाकिस्तान, जो पार्ट पाकिस्तान है वो इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। इस भारत में से ही, इंडिया में से ही पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान कोई अलग नहीं था, पहले से नहीं था पाकिस्तान बना था 1946 में, ठीक है। जब पार्टीशन जो हुआ था तब बना था ये, ठीक है। 14 अगस्त 1946 में इस जब पाकिस्तान की नींव रखी गई, नींव क्या, वो हमारा ही क्या कहते हैं, जो हम लोगों का ही था, ठीक है, इंडिया का ही था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ था तो आधे लोग इधर उधर डिवाइड हो गए थे और ये कंट्री से अलग अलग कर दी गई थी, ठीक, कंट्री अलग बना दिया गया था, ठीक है। The wrestlement, however, was anything but the safe secure of those caught up in the ensuing violence, है ना। violence कितना सारा था, है ना, और trying to quickly avoid the oncoming the troubles, है ना। people killed on foot, cart and train, है ना। जब पार्टीशन हुआ था तो क्या था, कुछ लोग ट्रेनों में चले गए, मार धाड़ हुई थी, है ना, इतना सारा ब्लडी खून खराबा हुआ था, है ना। कुछ लोगों के क्या कहते हैं, घर काफ़ी चीज़ें रह गई थी ना, किसी के पास पैसा था, कुछ लोग तो पैसे लेकर निकल गए थे, कुछ लोग है ना वहीं रह गए, है ना। उनके लिए उस टाइम पर जो लोगों की ऐसी बुरी कंडीशन हुई थी कि, है ना, किसी के पास क्या कहते हैं, कोई फुटपाथ पर ही सो रहा है ना, किसी को ट्रेन में जगह नहीं मिली पाकिस्तान जाने के लिए, इंडिया के तो इंडिया में थे, लेकिन किसी को क्या कहते हैं जगह नहीं मिली, वो फुटपाथ पर ही सो रहा है, कोई कार्ट में सो रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई ट्रेन में सो रहा है, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा कि कोई भूखा है, कोई रो रहा है ना, इस तरीके से उस टाइम की कंडीशन ये थी जब पार्टीशन हुआ था, ठीक है।
Yet as these refugees attempt to flee the violence, है ना, violence, they often became the caught up in the sanctions violence themselves, on the war or the war called the victims violence, as Hindus and Muslim fought, है ना, हिंदूज एंड मुस्लिम फॉट ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम में जो है आपस में ही लड़ाई कर रही थी ऑल ओवर द कंट्री में, ठीक है, ऑल ओवर द country. Many refugees attempt to flee the far outskirts of the Sikhism, where they imagined they might outrun of the violence. Ironically, further people got from the city and more causal the killing became, है ना. तो ये सारी चीज़ें जो सिख लोग जो थे, पहले लाहौर कहाँ था, है ना, लाहौर किधर था पहले, लाहौर इंडिया में आता, तब का पाकिस्तान में आता, ठीक है, पंजाब तो अभी पाकिस्तान में ही है, ठीक है. ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें उस टाइम पर हुई थी. तो इन्हीं चीज़ों को उन्होंने अपने वर्क में, इसमें द ट्रेन टू पाकिस्तान में उन्होंने बताया है कि क्या कंडीशन थी लोगों की उस टाइम, ठीक है. better near the million people of ascend the recollection of the number more than a million were killed, ठीक है, मिलियन से ज़्यादा लोग जो है मारे गए थे पार्टीशन के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में काफ़ी लोगों की जो है डेथ हो गई थी, मारे गए थे वो, रिजल्टिंग द वायलेंस, इसके वायलेंस के चक्कर में काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी थी. एडमिशन द अनस्केपेबल हॉरर. अगर आप उस टाइम की कंडीशन अगर आपको यहाँ पर रिकैप करके देखी जाए तो आप भी डर जाएंगे कि क्या कंडीशन थी लोगों की. कोई मर रहा है, कोई खून से एकदम लथपथ हो रहा है ना, कोई भूख के मारा रो रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए वजह से रो रहा है. ये इस तरीके की उस टाइम पर ऐसी कंडीशन थी जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, ठीक है. द ट्रेन्स कंटिन्यू टू वर्क. जो ट्रेनें थी कंटिन्यू चली जा रही थी, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग वहाँ, कुछ लोग यहाँ, कुछ इस तरीके से वो कंडीशन थी. मोर एवर द ट्रेन्स बिकम अ वे किलिंग द लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल in one place. These ghost trains or funnel trains as they are nicknamed are what the narrative title references, ठीक है. For many remote villages such as मनु माजरा, है ना, ये टाइटल भी है ना, टाइटल है ये. और ट्रेन टू पाकिस्तान का सब टाइटल क्या है, मनु माजरा, याद रखिएगा, है ना, मनु माजरा. सप्लाई ट्रेन्स वेयर वॉज कैप्ट देन द फंक्शनिंग. The train's arrivals on the departure were also a daily cycle of these villages. In the time, however, the trains began pulling into a station silently. Overburdened human cargo of the scheduled people. Initially, companies soon gave the way queen and then at times violence as the tension reached and layer out areas fact of the place, है ना. सारी ये दिख रहा है आपको कंडीशन, सारी चीज़ें थी. लोग जो है ऐसे ठूस के उसमें भरे जा रहे थे ट्रेनों में, क्योंकि जगह नहीं थी जाने के लिए. इतनी हर बंदा उस टाइम पर ये सोच रहा था कि हम कैसे बचें, हम कैसे एक सेफ जगह में पहुँचे, है ना. तो ये चीज़ें जो है उस टाइम पर ऐसी कंडीशन थी. The novel's narrative addresses the people of मनु माजरा, ठीक है. तो ये नोवेल जो है मनु माजरा में जो भी लोग थे उनके बारे में ये उनको एड्रेस किया गया है. द टिनी विलेज, है ना, एक छोटा सा एक प्लेस था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था. That released the trains for its daily needs, ठीक है. ये किस तरीके से डेली नीड्स में जो चीज़ें आ रही थी या जा रही थी ट्रेन्स की, तो उसके बारे में यहाँ बताया. लाइक अदर विलेजेस द पीपल लिविंग इन द विलेज एंड अनकंसर्न विद द ट्रबलिंग न्यूज़ अबाउट द वायलेंस एंड सेटलमेंट. जो लोग वहाँ रह रहे थे वो भी नई नई कहानियाँ सुन रहे थे, नई नई बातें सुन रहे थे कि ये हुआ कि वो हुआ ना. ये सारी चीज़ें उस टाइम में बहुत ही हॉररफुल थी, ठीक है. द विलेज इटसेल्फ मेड अप ऑफ हिंदू, सिख, मुस्लिम एंड द क्वाजी क्रिश्चियन, है ना, क्वाजी क्रिश्चियन, एंड हैज़ existed of the hundreds of years. The state of cooperation given as a diverse population of the village runs the mutual cooperation of opposite types in village. The village political division. The villages need one another for survival. Because of the mutual need are they kept secure. Their false sense of security. सब लोगों का यही चीज़ थी कि भैया
क्या कहते हैं, एक दूसरे को वहाँ जो पहुँच रहा था वो इनको कॉपरेट कर रहे थे, है ना। सारी चीज़ें जो विलेजेस थे, है ना, वो कैसे सर्वाइव कर रहे थे उस टाइम पर, यही इस चीज़ के इसमें नोवेल्स में दिखाया गया है कि क्या कंडीशन वहाँ थी, क्या है ना, विलेजेस कैसे सर्वाइव कर रहे थे, है ना, और क्या क्या उनकी नीड थी, जो उनकी म्यूचुअल नीड थी वो किस तरीके से, है ना, हो रहा था वहाँ पे। ये सारी चीज़ें किस तरीके से सिक्योरिटी जो है वहाँ पर हो रखी थी उनकी, है ना। Life for the villagers of Manu Majra begins to change suddenly when his first ghost train arrives, है ना। The villagers are shocked at the number of dead at the silent train movie, है ना। क्या देखा तो उन्होंने कि जो ट्रेन के अंदर काफ़ी लोग मरे पड़े हैं, उनकी डेड बॉडीज कहाँ है, ट्रेनों के अंदर मरी हुई पड़ी है ना। गदर मूवी देखी थी आपने सनी देओल को, उसमें देखा था इंडिया पाकिस्तान का किस तरीके से पार्टीशन हुआ था। तो स्टार्टिंग में जब दिखाते हैं उसको, है ना, तो किस तरीके सेम वही सोच लीजिए कि वही कंडीशन थी उस टाइम पर। इस नोवेल्स में वही दिखाया गया। अलॉन्ग विद द ट्रैक्स पीपल स्टॉप वॉकिंग टू वॉच फ्रॉम द रूफटॉप्स एंड द ट्रेन्स गोज बाय, है ना। द सेकंड गोज स्ट्रेट अराइव्स इन द विलेज, है ना। The villagers lives at the altar even the further they are ordered to have buried, है ना। The dead passengers before the monsoon season begins, monsoon season जो begins हुआ था, now the order to help the buried passengers, the shocking twist of the villagers became the achingly the real and the surreal, है ना, theme of when the Muslim in the village are ordered to evacuate the village immediately with the overturned and hearken the dead trains of Holocaust during the World War II. ठीक है, the Muslims are stripped and the position and the only allowed to take the can car, है ना। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर हुई थी, है ना। अब हम बात करते हैं कि देखिए इसमें जो है काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने जो है अच्छी तरीके से इसमें मेंशन सारी चीज़ें मेंशन नहीं की है। आप इसको पढ़ेंगे तब जाके आपको ज़्यादा ये समझ में आएगा। मनु माजरा इसका सब टाइटल था। एक इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जुग्गा जो है इसका प्रोटोगेनिस्ट है, जुग्गा ही बोलेंगे, वैसे तो इसमें कोई प्रोटोगेनिस्ट नहीं है। काफ़ी लोगों ने बोला है कि इसमें कोई प्रोटोगेनिस्ट नहीं है, लेकिन जुग्गा जो है वो प्रोटोगेनिस्ट इसमें हम मान रहे हैं, है ना। मनु माजरा वैसे जो इसका टाइटल है, जुग्गा वो है प्रोटोगेनिस्ट है इसका, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये पूछा गया है, ये PY है ना। ओनली थिंग विलेजेस नाउ and are trained to Pakistan, so how the theme of love, religion and elegance the cause mankind the unthinkable thinking or things or the include both the heartbreaking actions the life of fame the ones, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप तब समझ में आएंगी जब आप इस नोवेल्स को पढ़ेंगे, है ना। अगर आपके पास बुक है तो बुक से अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से जो है फ्री की काफ़ी सारी फ्री साइट्स हैं, वहाँ से आप इनको नोवेल्स को पढ़ सकते हैं। और काफ़ी जो है अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं या आप अनेबल हैं पढ़ने में, है ना, या क्या कहते हैं आपके पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है या समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे को जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप मेरे को लिख सकते हैं कि मैम ये जो नोवेल है प्लीज़ हमें डिस्कस कीजिए, तो फिर मैं आपको ये नोवेल्स जो है वो डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो अमृता प्रीतम है, अमृता प्रीतम को हम कल डिस्कस करेंगे, और अमृता प्रीतम के बारे में कि उनके वर्क्स क्या क्या थे, उनका जन्म कैसे कब हुआ था, और कौन से जो इम्पोर्टेंट अमृता प्रीतम के वर्क हैं, है ना, वो पढ़ने हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क, किसका टाइटल याद रखना है, किसको डीप लेवल में पढ़ना है, किसको सरफेस लेवल में पढ़ना है, ये चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द अमृता प्रीतम बाय टुमारो, है ना। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, ओके, बाय बाय, टेक केयर।